नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकू। मेरी नई वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थंबनेल से ही आपको पता लग गया होगा कि किस टॉपिक में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। टॉपिक है रियलिटी ऑफ कॉलेजेस विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है कॉलेज में वो कैसा रहता है, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, उनको क्या क्या एक्सपीरियंस जो उनको होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो ये शुरुआत होता है कॉलेज लाइफ स्कूल से ही। स्कूल में जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी में होता है, +1 +2 करता है, तो उसके पास आर्ट्स होती है, कईयों के पास कॉमर्स और कुछ स्टूडेंट्स के पास साइंस होती है। और बीए जो जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब बीए और बीएफए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। और बीए करने आर्ट्स के बाद तो बहुत सारी डिग्री कॉलेजेस और डिग्रीज़ होती हैं जिनमें बच्चे जाते हैं। और कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम में ज़्यादा रुझान करते हैं और साइंस वाले बच्चे बीएससी फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, अदर कंप्यूटर साइंस वगैरह, जितने भी उनकी भी जो डिग्रीज़ होती है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर्स। और उसके बाद जब स्कूल में ही आपको सिखाया गया होगा कि स्टूडेंट्स अगर आपके नंबर ज़्यादा आ गए एग्ज़ाम में तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये आपके टीचर ने आपको बात ज़रूर बताई होगी, मुझे भी बताई है। उसी के बेसिस पे मैंने पढ़ाई करी और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं +2 में, ताकि उनको उनका मनपसंद का कॉलेज मिल जाए। और अब तो एनईपी में सब्जेक्ट्स की भी चॉइसेस होने लगी है, तो सब्जेक्ट्स भी उसको उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको मिल जाएँ। और इस सब्जेक्ट का प्रेफरेंस तो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। अब +2 के एग्ज़ाम हो गए। अब एग्ज़ाम के कुछ 1-2 डेढ़ महीने बाद रिज़ल्ट ही आ जाता है। उसके बाद बच्चों को पता लग जाता है कि उनको कितने नंबर मिले और उसके हिसाब से उनको कौन से आगे सब्जेक्ट्स लेने हैं, उनको उनका मनपसंद कॉलेज मिलेगा या नहीं। उसके बाद पोर्टल खुलता है एक हायर एजुकेशन, हरियाणा सरकार की तरफ से या अदर स्टेट्स की तरफ से। उसके बाद फिर बच्चे फॉर्म भरते हैं, वो उसके अंदर उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं कि प्रेफरेंस चुनना पड़ता है 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ चुन ली या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स चुन ली। प्रेफरेंस के हिसाब से उसको आगे सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते हैं और कॉलेजेस चुनने पड़ते हैं। और आगे फिर कुछ समय बाद ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसको मिल जाती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर उसका नाम आ जाता है, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का नाम ज़्यादा देखने को मिलता है जिनके बोर्ड में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। मेरे अभी जो मेरिट लिस्ट थी उसमें नाम आ चुका था और मेरे मनपसंद कॉलेज में ही आया था और सब्जेक्ट भी सही थे। फर्स्ट प्रेफरेंस के मुझे सब्जेक्ट्स मिल गए थे क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे। और गड़बड़ी उनके साथ होती है जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, उनको ना ही वो कॉलेज मिलता, ना ही वो प्रेफरेंस मिलता। कभी कभी तो ऐसे प्रेफरेंस मिल जाता है जो उनको आगे तक दिक्कत देने वाला होगा। जैसे मैथ, कई बच्चों को मैथ, ना बीए वालों को मैथ दे दी या कुछ ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जो उन्होंने ना तो कभी पढ़ा था, ना ही वो आगे पढ़ते आगे फ्यूचर में। उसके बाद जब एडमिशन हो गया, कुछ समय बाद फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद ही डेट निर्धारित कर दी जाती है कि कॉलेज में आइए आप और फीस दीजिए। तो बच्चे कॉलेज में जाते हैं। शुरू वाला दिन होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। जो अब ये भी बात है कि स्कूल में जो वो डिसिप्लिन झेल के आ रहा होता है, रेगुलर जो उसकी क्लास लगती थी, रेगुलर जो उसका डिसिप्लिन होता था स्कूल में, सुबह स्कूल की टाइमिंग होती थी, उससे 2 घंटे पहले वो उठ जाया करता था, तैयार होता था, नहाता था, फिर वो स्कूल जाता था। ऐसे ही रेगुलर वो क्लासेस लगाता था। कॉलेज में आकर वो सब उसको डिफरेंस मिलेगा। और ये भी लगा लो कि एडमिशन के समय से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कॉलेज में। ऐसे ये हंसी लो चाहे सीरियस लो, कुछ भी हो। और उसके बाद फिर फर्स्ट डे हो जाता है। एडमिशन बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग गांव वगैरह से, क्योंकि कॉलेज तो सीमित ही होते हैं, स्कूल तो अलग अलग होते हैं, बहुत से होते हैं स्कूल, लेकिन कॉलेज एक ज़िले में 4 या 5 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर एडमिशन होता है उसका एक बड़े से हॉल में या रूम नंबर में, टीचर्स होते हैं पैनल में, उसका एडमिशन देते हैं, सब्जेक्ट्स उसको चूज़ करने को मिलते हैं। तो वो उसका फर्स्ट डे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी तो कुछ कॉलेजेस में फ़र्स्ट डे पर जो उसका एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि या तो वो लेट आया होता है या उसका एडमिशन जो कॉलेज वाले टाइम निर्धारित करते हैं कि 10 बजे के बाद
कोई एडमिशन नहीं होगा तो वो उसका वो दिन ख़राब हो जाता है। जैसे मेरा गया था वो दिन ख़राब, और नेक्स्ट डे मेरा एडमिशन हुआ था मेरे फ्रेंड्स का, और उसके बाद फिर घर आ जाते हैं एडमिशन करवा के। उसके बाद फिर 1-2 हफ़्ते शायद हो छुट्टी मिलती है, क्योंकि बच्चों का एडमिशन होता है, टाइम टेबल बनता है, हज़ारों में बच्चे आ जाते हैं। फिर उनको क्लासेस वाइज, उनको सब्जेक्ट्स वाइज उनको टाइम टेबल उनको निर्धारित करते हैं। उसके बाद फिर क्लासेस शुरू होती हैं, ग्रुप्स बन जाता है। एक कॉलेज का एक मेन ग्रुप होता है, और फिर तो ग्रुप्स की लड़ियाँ ही लग जाती हैं। हर एक सब्जेक्ट्स में उसका अलग अलग ग्रुप होता है। हिंदी का अलग ग्रुप, इंग्लिश का अलग ग्रुप, सेक्शन वाइज, और बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे मिलते हैं। और अब तो NEP भी आ गई कॉलेजेस में, जिसमें कि 3 तो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक MIC, AEC, SEC, MDC और VAC सब्जेक्ट्स उसको मिलने पड़ते हैं। लगभग 8 सब्जेक्ट्स मिलने पड़ते हैं, और उसमें से भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो अलग ही जोड़ो। जैसे किसी को 8 सब्जेक्ट मिल के 2 सब्जेक्ट्स में उसकी प्रैक्टिकल है, तो टोटल कितने हो गए? 10 सब्जेक्ट्स होंगे उसके पास, 10 सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल को मिलाकर। और किसी किसी के पास तो पाँचों में जो सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होगी तो 8+5, ऐसे तो उसके फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो यही तो कारण है कि स्कूल में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ के आया हुआ होता है, उसको 13-13, 14-14 सब्जेक्ट्स उसको कॉलेज में पढ़ने पड़ते हैं। ये जो नया रूल लाया है NEP का, उसके तहत। उसके बाद फिर एक शुरुआत में जब बच्चा फर्स्ट डे होता है उसका कॉलेज का, जो सोच के आया हुआ होता है कि अच्छा हो गए, फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, मेरी चलेगी कॉलेज में, या उसके जो अच्छा जो सोच के आया हुआ था कॉलेज में मेरा साथ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, यानी जो उसने वो ख्याली पुलाव पकाए होते हैं अपने दिमाग में, सब उल्टा होता है, कुछ ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर जो कॉलेज का जो फर्स्ट मंथ होता है, टाइम टेबल जब आता है, कुछ उसको पता नहीं लगता। वो अपने सीनियर्स से पूछने की कोशिश करता है, कुछ सीनियर्स बताते हैं, कुछ सीनियर्स नहीं बताते कि टाइम कहाँ है। अगर कॉलेज ज़्यादा बड़ा है, बिल्डिंग बहुत सी हैं, तो उसको ये खोजने में टाइम लग जाता है कि कौन सी बिल्डिंग में कौन सी क्लास लग रही है, कौन सी बिल्डिंग में कौन से रूम नंबर हैं। 1 महीना तो ऐसे ही चला जाता है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास कहाँ लग रही है। तो वो धीरे धीरे उसको पता लगने लगता है, उसको शुरुआत में प्रॉब्लम होने लगती है। शुरुआत में क्लास नहीं लगती फर्स्ट मंथ में, क्योंकि सब काउंसलिंग में जो सब्जेक्ट्स में जो एडमिशन होते हैं उसमें टीचर जाते हैं, क्लास नहीं लगा पाते, बीच में हॉलीडेज़ उनकी तो बाद में आगे करूँगा। और फिर ऐसे ही फिर वो जो झेल के आया होता है डिसिप्लिन स्कूल में, कॉलेज में आकर बिल्कुल ही उसको फ्री हो जाता है फ्रीडम। कॉलेज, एक बात याद रखना कि कॉलेज इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दूसरा आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा कॉलेज में, या आपकी हेल्प करेगा। खुद आपको क्लास लगानी पड़ेगी, खुद आपको अपने जो रेगुलर जो ड्यूटी है वो खुद ही पूरी करनी पड़ेगी। कोई दूसरा या दोस्त, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, वो भी नहीं आपका साथ देता कॉलेज में। उसके बाद फिर शुरुआत में 1 मंथ हो जाता है, क्लासेस लग पाती हैं, नहीं लग पाती। कई कई दिन तो ऐसे होता है कि एक भी क्लास नहीं लग पाती, तो वो पूरा दिन बकवास जाता है कॉलेज का। अब जो एक गैप, एडमिशन की बात कर ली, इंट्रो की बात कर ली, अब टाइम टेबल भी ऐसा होता है, सब्जेक्ट क्लैश कर रहे हैं कि मेरे पास हिंदी इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश की क्लास 9 से 10 बजे एक ही समय में दे दी, तो उसके लिए फिर आगे मुझे स्टूडेंट को जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट्स में घूमना पड़ता है। इंग्लिश में कोई उसको प्रॉब्लम होगी तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, वहाँ उसको 5 से 10 टीचर इंग्लिश ही के ही मिलेंगे, उनसे वो सब्जेक्ट की जो वो क्लैश ठीक करवाता है। कुछ टीचर्स तो ऐसे कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स के जहाँ क्लैश हो रही है उसके डिपार्टमेंट में जाओ। तो बच्चों को खूब घूमना पड़ता है, खूब उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है ऐसा, जो उसने कभी झेला भी नहीं था। तो ऐसे उसको डिपार्टमेंट्स में उसको घूमना पड़ता है, आगे तक भी घूमता रहना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में उसको ऐसा कुछ भी उसको डिपार्टमेंट्स उसको नहीं मिलते देखने को। उसके बाद फिर 6 मंथ का जो अगर ये NEP आई है, उसमें साल में 2 बार यानी 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ, और 2 बार उसके जो एक फाइनल्स एग्ज़ाम्स की तरह उसके एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का एक अलग एग्ज़ाम होगा जो
दिसंबर में होता है, दिसंबर से जनवरी तक चलते हैं, और प्रैक्टिकल उसकी नवंबर में हो जाती है। और फिर सेकंड सेम का फिर उसका जून में एग्ज़ाम होता है, जो कि मई से ही शुरू हो जाते हैं, 2 महीने तक चलते हैं, बीच बीच में छुट्टियां भी मिलती हैं। तो फर्स्ट महीना गया, अब फर्स्ट कि उसको दिक्कत आ गई कि टाइम में दिक्कत, टेबल में दिक्कत, और आगे भी उसको 1 मंथ उसको पूरी कन्फ्यूज़न ही रहता है बच्चा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। अब जो नेक्स्ट जो 3 मंथ होंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो वो उसके जो मंथ होंगे, वो सिर्फ उसकी पढ़ाई में ही जाएंगे। पढ़ाई कैसी? टीचर आता है, समझा देता है, एक टॉपिक उठाता है, टीचर समझा देता है, और अगर उसको क्लास टेस्ट और असाइनमेंट की बताना होता है तो वो बता जाता है। बच्चा को घर पर जाके पढ़े ना पढ़े, 90% टीचर तो होमवर्क देते ही नहीं है कॉलेज में। जो स्कूल में हर एक टीचर 2-2 सब्जेक्ट्स के इकट्ठे ही होमवर्क दे दिया करता था, सैटरडे के नाम पर, संडे के नाम पर इतना इतना बोझ डाल देता था होमवर्क का। यहाँ वो बिल्कुल फ्री है टीचर, कुछ काम नहीं मिलता है, और इसी का ही बच्चा फ़ायदा उठाते हैं, और इसी का ही कि यही जो रिज़ल्ट पर असर डालता है, ये जो काम ना देने का जो आदत होती है टीचरों की, वो बच्चों के रिज़ल्ट पर असर डालता है। अगर टीचर एक एक थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी काम दे घर के लिए, तो बच्चे लगन से पढ़ें, और उसको फिर आकर नेक्स्ट डे टीचर सुने, तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस याद हो सकता है और बच्चा पास आसानी से हो सकता है। अब 3 महीने उसकी जो पढ़ाई में गई, कभी किसी सब्जेक्ट्स का तो सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता, किसी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाता है टाइम से पहले, तो उसकी रिवीजन नहीं होती। रिवीजन तो लगभग 90% सब्जेक्ट्स की होती ही नहीं है पेपर तक आते आते। बच्चा घर पे पढ़े तो सही है, स्कूल में कॉलेज में तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। अब बात आई फिफ्थ जो मंथ की, उसमें प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। सिलेबस पूरा हो ना हो, टीचर आया ना आया हो क्लास में, तो उसमें फिर उसको प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। अब टेस्ट असाइनमेंट के बीच में बात रह गई थी कि टीचर टेस्ट देते हैं क्लास में, स्कूल में तो रोज़ ही टेस्ट होते थे, वैसे ही उसी के बेस पर कॉलेज में भी टेस्ट लिया जाता है, 20 नंबर का या 10 नंबर का। वो भी शायद उसके नंबर आगे टीचर इंटरनल नंबर में आगे जोड़ते हैं। असाइनमेंट दे देते हैं, जो स्कूल में लिख लिख के हम असाइनमेंट दे देते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो सबमिट होते हैं टीचर के पास, और असाइनमेंट देखा जाता है कि कितनी क्लियरिटी है आपके असाइनमेंट में, और उसके भी नंबर आगे जुड़ते हैं इंटरनल में। तो ये ज़रूरी होता है टेस्ट असाइनमेंट देना कॉलेज में। उस दिन आपको ज़रूर आना ही पड़ता है, भले ही आप और दिन आओ ना आओ, टेस्ट असाइनमेंट वाले दिन ज़रूर आओ, क्योंकि वो दिन आपके इंटरनल नंबर निर्धारित करते हैं कितने लगेंगे। उसके बाद फिर फिफ्थ जो प्रैक्टिकल का मंथ होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के 1 या 2, किसी के पास 5-5 हो जाते हैं, तो उसको उसके आधार पर तैयारी करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट मंथ सिक्स्थ जो दिसंबर का मंथ होता है, जनवरी तक एग्ज़ाम चलते हैं। उसको स्टूडेंट्स को झटका लगता है कि इतनी जल्दी ही एग्ज़ाम्स आ गए, अभी तो हमने एडमिशन लिया था, ये सोचते हैं। ऐसा ही होता है, हमने खूब मस्ती करी फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर अचानक ही एग्ज़ाम आ गए जिसकी कुछ तैयारी नहीं है। फर्स्ट कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, पता नहीं कैसा कैसा पेपर आएगा, कितना डिफ़िकल्ट आएगा, कितना इजी आएगा, कैसे हम करेंगे। तो कई बच्चे समझदार होते हैं, घर पर नोट्स बना लेते हैं, तो वो पढ़कर आसानी से वो पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते, ना ही वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते, तो उनके लिए वो हानिकारक है, जिसकी वजह से उनको आगे री झेलनी पड़ जाती है, और फिर आगे उनके सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ऐसी गलती ना करें। मेरा तो मानना है कि कॉलेज इज़ इक्वल टू सेल्फ स्टडी, ये एक मंत्र है। कॉलेज और सेल्फ स्टडी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कॉलेज में आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, सेल्फ स्टडी तो बाहर जो ओपन से जो डिग्री करते हैं उनको भी करनी पड़ती हैं, लेकिन ओपन से डिग्री करने वाले और रेगुलर जो डिग्री करते हैं उनमें सिर्फ एक्सपीरियंस का ही अंतर होता है। रेगुलर डिग्री वाला स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिल जाता है, कॉलेज के माहौल का पता लग जाता है, और जो ओपन से जो डिग्री करता है उसको इन सब एक्सपीरियंस का कुछ पता नहीं होता, बस वो घर पे पढ़ता है और पेपर वाले दिन पेपर दे आता है। तो यही अंतर है इसमें। तो सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम होती है, कुछ को सब्जेक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, कुछ को उसके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल पाते,
टीचर कुछ पढ़ाता है, कुछ नहीं पढ़ाते। टीचर अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं होते। टीचर बच्चों पे कम ध्यान देते हैं, कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं। सब तरह के आपको कॉलेज में टीचर मिलेंगे, सब तरह के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे या नहीं। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कुछ कॉलेज का टाइम 9 से 5 बजे का होता है कि 9 बजे उसका फर्स्ट पीरियड है और 5 बजे तक उसको लगाना है। 5 बजे तक उनके लिए ही होता है जिनके पास प्रैक्टिकल होती है। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स अगर आपको मिल गए तो आपको तो समझ लिए बिल्कुल टाइम नहीं है घर पे। 5 बजे तक तो आपको कॉलेज में रुकना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल वाले दिन, और फिर घर पे जाकर कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती, ये तो मैं मानता हूँ। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर ही 9 से 5 बजे तक आपके रेगुलर ही क्लासेस लगे, नहीं। आपके बीच में 1-2 घंटे के स्किप होता है पीरियड। उस पीरियड में आपको या तो इधर उधर फालतू घूमने से अच्छा या तो क्लास में कोई खाली क्लास हो तो उसमें अपनी टेस्ट की तैयारी कर लो, या अपने असाइनमेंट्स बना लो, या अपने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए पढ़ लो। तो ये अच्छा है कि कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं लगती, बीच में लगती है। स्कूल में तो होता था कि रेगुलर क्लासेस लगती थी, एक ही क्लास में बैठे रहते हैं बच्चे, पूरा दिन उसी बेंच में बैठे रहते हैं। टीचर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पढ़ा के चले जाते हैं, बस बीच में लंच होता मिल जाता था, उसमें वो चले जाते थे घूमने, स्कूल की बिल्डिंग में घूमते थे। कॉलेज में ऐसा नहीं है, क्लास लगाओ, बैग लेके आ रहा है बच्चा, नहीं आ रहा उसका भी कोई मतलब नहीं है कि क्लास लगाओ और तुरंत बाहर घूमने चले जाओ। बस शुरू में अटेंडेंस होती है वो लगाओ, और अपना पीरियड या अपने जो प्रोफेसर होते हैं उसको समझाया हुआ समझो, और फिर नेक्स्ट पीरियड लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। टेस्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम में मिड टर्म एग्ज़ाम भी होते हैं, यानी जो मैंने आपको टेस्ट का बताया वो उसको ही मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं, कि उसमें भी टेस्ट होते हैं, कुछ चीटिंग भी चल जाती है। बस वो टेस्ट देना कंपलसरी होता है, उस दिन तो आपको ज़रूर जाना ही पड़ेगा। फैकल्टी प्रॉब्लम, अब कुछ कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब, और टीचर ज़ीरो, कुछ भी टीचर नहीं है। तो वो कैसे बच्चा फेस करे? उसके लिए तो फिर आप जाइए अथॉरिटी के पास, वहाँ पर उसने प्रॉब्लम दीजिए तो वो कुछ सॉल्व करेंगे। और अपना जो आपने ऐसे सब्जेक्ट ले ही लिया है तो घर पे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। प्रोफेसर प्रॉब्लम, कुछ के प्रोफेसर नहीं होते, कुछ सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर होते भी हैं तो आते नहीं हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एक सब्जेक्ट्स का प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, तो वो आते ही नहीं थे क्लासेस में। फ़ोन करके स्पेशली हमें उनको बुलाना पड़ता था कि क्लास का टाइम हो चुका है, आप क्लास लगाओ। ऐसे टीचर्स भी होते हैं कॉलेज में, और वो भी टीचर होते हैं कि टाइम से पहले खड़े रहते हैं क्लासेस में कि बच्चे आएंगे और मैं पढ़ाऊँगा। कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सब तरह के प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में। आपको अपनी ड्यूटी निभाकर प्रोफेसर को या क्लासेस लगानी पड़ती है या उनको बुलाना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक तो छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स की वजह से टाइम याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, और कुछ लापरवाह भी होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। नो टीचर फोकस ऑन स्टूडेंट, नो टीचर भी फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स पर। स्कूल में तो क्या होता था कि हर एक बच्चे का नाम याद था, कि इसका क्या, चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठता होता या वो फर्स्ट बेंच पे बैठता था। लेकिन कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा टॉपर भी होगा उसका भी नाम याद नहीं रखा जाता। हाँ, वो अलग बात है कि टीचर के आगे आप जाओगे या उससे बातचीत करोगे तो थोड़ा वो आपका नाम याद रखना शुरू कर देगा, या आपसे हेल्प मांगना शुरू कर देगा। आप उसकी हेल्प करोगे, वो आपकी हेल्प कर देगा। तो इससे टीचर की पहचान हो जाती है, और वो टीचर उस स्टूडेंट को जानने में लग जाता है, और उसका जो असर होता है इंटरनल नंबरों पर भी पड़ता है। 20 नंबर के इंटरनल नंबर होते हैं, तो वो जाने हुए स्टूडेंट का, जो पहचाना हुआ स्टूडेंट होता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लगाने की कोशिश करेगा। और जो अनजान है, जो कभी उसने कभी देखा भी ना हो या क्लास टेस्ट असाइनमेंट ना दिए हों, उसके कम से कम वो नंबर लगाता है। तो इतना बड़ा अंतर होता है टीचर के आगे अपनी प्रोफाइल बनाने का। आउटपुट, अब स्कूल में तो क्या था, सब काम खुद करने आपको बने बनाए मिल जाते थे, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन फ़ीस हो या अपने पेरेंट्स, स्कूल में आपके पेरेंट्स देने आ जाते थे फ़ीस, या कुछ और भी काम था, सर्टिफिकेट वगैरह बनाना हो तो खुद बन के आ जाता था, या कुछ भी अदर काम थे स्कूल में जल्दी हो जाते थे। लेकिन कॉलेज में क्या था,
है कि हर काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। फ़ीस भरनी है, खुद भरो। फ़ीस का फ़ाइन भरना है या प्रेज़ेंट का जो फ़ाइन लगते हैं 7, 10, 20 रुपए, जितने भी दिन आपने छुट्टी लगाई हुई है, उसके आधार पर आपको फ़ाइन भरना पड़ता है लाइन में लगकर। कहीं-कहीं कॉलेज में, चाहे वो धूप हो, चाहे सर्दी हो, लाइन में लगकर अपना खुद करो। एडमिट कार्ड वाले दिन भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन वाइज़ आपको एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा। यानी हर एक चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ती है। कोई फ्रेंड नहीं, कोई आपके कोई पेरेंट्स नहीं, खुद ही आपको। कॉलेज इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। फ्रेंड सर्कल, स्कूल में बच्चे समझते हैं कि हमारे कॉलेज में वही फ्रेंड्स रहेंगे जो स्कूल में थे, या हम नहीं रहेंगे तो और अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रेंड्स वही रहते हैं करीबी, जो आपके स्कूल्स में पढ़े होते हैं, वही आपके कॉलेज में आ जाते हैं। मेन फ्रेंड्स तो वही रहते हैं, और आपके न्यू फ्रेंड्स वो होते हैं जो कॉलेज में आपसे मिलते हैं। वो इतने मायने नहीं रखते जितने जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो मायने रखते हैं कॉलेजेस में, क्योंकि वो आपको पहचाने हुए होते हैं और आपके साथ हेल्प भी कर देते हैं आपकी। तो फ्रेंड सर्कल तो कम ही देखने को मिलता है, और कुछ स्टूडेंट्स तो अकेले ही रहते हैं जब से वो एडमिशन लेते हैं और डिग्री लेने तक। मैंने ये भी स्टूडेंट्स को देखा हुआ, उनका एक भी सिंगल फ्रेंड्स नहीं बनता, या वो बनाना ही नहीं चाहते, वो अलग बात है। रेगुलर क्लासेस टीचर नहीं लेते, बीच बीच में कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं, क्लासेस नहीं लग पाती, तो उसके चक्कर में रेगुलर क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लगती। स्कूल में तो क्या था, हर हफ्ते आपकी रेगुलर क्लासेस लगती थी, हर टीचर आपकी रेगुलर क्लासेस लगाता था या हर रोज़ आता था। लेकिन कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हफ्ते में 3 दिन टीचर आ गए तो 4 दिन नहीं आए, 4 दिन आ गए तो 1 दिन आ गए। और सब्जेक्ट्स में भी ऐसा रहता है कि जैसे मेजर का सब्जेक्ट्स है उसके 4 दिन क्लासेस लग गई, माइनर के सब्जेक्ट्स हैं तो उसके हफ्ते में 2 दिन लग गई या 1 दिन लग गई। रेगुलर कोई क्लासेस नहीं लगती किसी भी सब्जेक्ट्स की। तो इस वजह से भी शायद होता है कि टीचर बच्चों के नाम याद नहीं रखते। सेल्फ स्टडी, ये तो मैंने आपको बता ही दी है कि सेल्फ स्टडी ही आपको बेड़ा पार करेगी, आपको पास करेगी। टीचर के भरोसे रहे या अपने भरोसे रहे, लापरवाही करे कि आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एग्ज़ाम्स पास आ गए तब याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सिलेबस है, छोटा सा ही सिलेबस है। वैसे तो कॉलेज में सिलेबस कम ही होता है अकॉर्डिंग टू स्कूल, तो भी वो 2 यूनिट या 4 यूनिट करनी मुश्किल हो जाती है एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और क्या पता एग्ज़ाम आपने तैयारी अच्छी की हो और पेपर ही मुश्किल आ गया हो, तो हर तरह से हमें तैयार करना रखना पड़ता है। पॉसिबल हो तो आप नोट्स बनाओ घर पे रहकर, हर एक दिन एक क्वेश्चंस पढ़ो और उसका नोट्स बनाओ, तो वही आपको एग्ज़ाम में तैयारी कराने में आपकी हेल्प करेंगे और आप पास भी होने की आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी। स्कूल में ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल में कंपटीशन ज़्यादा होते हैं एज अ कंपैरिजन स्कूल। आप ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली या क्ले मॉडलिंग, यानी आपके हर तरह के आपको कॉम्पिटिशन्स कॉलेज में देखने को मिलते हैं, और आपको उसमें लेने भी चाहिए कॉम्पिटिशन। चाहे साल में आपने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है तो वो भी अच्छी बात है। आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ड्राइंग में लें, रंगोली में तो रंगोली में लें, डांस में तो डांसिंग में लें। ऐसे तो एक मेन फेस्टिवल भी होता है कॉलेज में, उसमें सब तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, तो सब लेना चाहिए। क्योंकि कॉलेज में अगर आप रेगुलर स्टूडेंट आ ही गए हैं तो आपको हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेंट करना ही पड़ता है, चाहिए भी। अब लास्ट में जो ये चीज़ें आपको मेजर चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। अब जाते जाते कॉलेज वाले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एक नई रूल्स लागू हुआ है कि सेकंड सेमेस्टर के बाद या फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है। इंटर्नशिप आप करेंगे, उसका भी आपको एक नोटिस मिलेगा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जैसे स्कूल में तो जून की छुट्टियां मिल जाती हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, छुट्टियों में भी आपको काम कॉलेज वाले सौंपेंगे। तो इंटर्नशिप करनी होती है कि कहीं से भी आप 1 महीने का कोर्स लेके आएँ, वहाँ से सीखें कुछ ना कुछ, और बाद में फिर 1 महीने के बाद आपको फ़ीस खुद ही भरनी पड़ती है वहाँ की, और एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कंप्यूटराइज्ड। तो वो भी एक ज़्यादा झटका ही मिलता है फर्स्ट ईयर वाले, जैसे हमें मिल चुका है और हमें तो एक्सपीरियंस हो चुका है इंटर्नशिप का। लेकिन इंटर्नशिप का ये है कि सेकंड सेम में नहीं करना चाहते तो फोर्थ सेम में करो। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, ये भी कहा हुआ है कॉलेज वालों ने। तो ये भी है कि
फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को जितना झेलना पड़ता है उतना शायद सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को झेलना पड़ता है। तो इंटर्नशिप आते आते उनको इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, एडमिशन से लेकर के अंत तक, सेकंड सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट आता है। फर्स्ट सेमेस्टर की तो बात मैंने बता दी। फिर अगर आपका 2 सेमेस्टर हैं, सेकंड सेमेस्टर के में आपको फिर से वही नया टाइम टेबल मिलेगा, नए सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, कुछ घट जाएंगे, तो वही है। और टीचर भी नए हो सकते हैं, मिल सकते हैं, और फिर वही है, सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। और रिज़ल्ट की बात रही तो अधिकतर 90% जो रिज़ल्ट आते हैं यूनिवर्सिटी के वो 6 महीने का तो गैप लेते ही लेते हैं। 6 महीने का गैप जो उसको स्कूल में बोर्ड वाले भी 1.5 महीने में दे देते हैं, यूनिवर्सिटी उसको 6 महीने लगा देती है रिज़ल्ट आने तक। और उसको फिर 6 महीने तक फिर उसको नेक्स्ट सेमेस्टर करना पड़ता है। तो पूरे सेमेस्टर में उसको फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट की चिंता रहती है, ना वो पढ़ पाता है ना कुछ। अब सेकंड सेमेस्टर का भी मेरा तो सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट पेपर ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, यानी पूरे 6 महीने बाद। और थैंक गॉडली मैं तो पास हूँ। लेकिन कई बच्चों के तो री आई हुई है, उनका किसी की सभी में री आई हुई है, किसी के 2 में, किसी के 3 में। उनका तो आगे फिर वो सब्जेक्ट ऐड ऑन होंगे, जो आगे फर्दर ऑड इवन का जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, और 2, 4 और 6 और 1, 3 और 5 का ये जो क्राइटेरिया होता है ऑड इवन का, उसके हिसाब से एग्ज़ाम्स लेते हैं। और रीअपियर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आगे उनको इन्हीं जो क्राइटेरिया में ही आगे देने पड़ते हैं। तो इतना सब कुछ होता है स्कूल और कॉलेज लाइफ में। स्कूल में जहाँ उसको आसानी से सब कुछ मिल जाता था, बस उसको डर से वो पढ़ता था, वो पास भी हो जाता था। कॉलेज में आके उसको फ्रीडम मिल जाती है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत मिल जाती है। उसको खुद वो काम करने पड़ते हैं जो स्कूल में उसको बने बनाए मिल जाते थे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आपको लगती है कि हमने ये चीज़ फेस की हुई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो हो चुके हैं। कुछ पॉइंट्स अगर आपको रहते हैं, ये भी है कि फैसिलिटीज़ भी ध्यान रखते हैं कि किसी कॉलेज में वाटर की सप्लाई सही है, किसी में कैंटीन सही नहीं है, किसी में है। तो ये भी करता है, क्योंकि सारा दिन बच्चे कॉलेज में रहते हैं तो उनको प्रॉपर वॉशरूम, कैंटीन और वाटर सप्लाई मिलनी ही चाहिए। कॉलेज वालों को ये ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कॉलेज में ये चीज़ें भी, मूलभूत सुविधा भी देखने को नहीं मिलती, तो प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। और प्रॉब्लम स्पेशली उनको होती है जो फिज़िकल डिसऑर्डर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है। उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम, क्योंकि उनके लिए अलग से कुछ रूल्स नहीं होते। सिंपल रेगुलर स्टूडेंट्स के तरह आओ, पढ़ो और जाओ। तो उनको भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से तो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। और आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं छोड़ चुका हूँ, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, झेल चुके हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।